हाय दोस्त, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट का जो चैप्टर होगा, बॉटनी से रिलेटेड होगा ये वीडियो, और सबसे इंटरेस्टेड वीडियो होगा बॉटनी से। इससे पहले वाले हम लोग भी पढ़े थे वीडियो, और आज का जो वीडियो होगा वो होगा एंजाइम की अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक का नाम बताना है। क्लियर? अर्थात एंजाइम को प्रभावित करने वाले वैसे कौन कौन से कारक हैं, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एंजाइम को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारक होते हैं। क्लियर? तो पहला हमारा होगा तापमान और दूसरा होगा पीएच मान। क्लियर? उससे पहले हमारा एक हेडिंग है, संक्षिप्त में हेडिंग, कि एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं या निम्न हैं। क्लियर? इसी के बारे में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और लास्ट तक वीडियो के बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। फर्स्ट नंबर है कि तापमान, अर्थात टेम्परेचर क्या है। ठीक है? अर्थात एंजाइम को प्रभावित करने वाले सबसे पहला जो हमारा हेडिंग होगा वो है तापमान, अर्थात टेम्परेचर इसकी क्या है। टेम्परेचर के अनुसार ये डिपेंड कर रहा है कि एंजाइम का जो टेम्परेचर है, फर्स्ट होगा हेडिंग हमारा टेम्परेचर अर्थात तापमान क्या है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रत्येक एंजाइम की क्रियाशीलता एक विशिष्ट तापमान पर सबसे अधिक होती है। इसे उपयुक्त तापमान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उपयुक्त तापमान कहते हैं। क्लियर? इससे अधिक या कम ताप पर एंजाइम की क्रियाशीलता को कम हो जाती है। अत्यधिक कम ताप पर एंजाइम की निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर ये नष्ट हो जाते हैं। कौन से नष्ट हो जाते हैं? आइए इसके बारे में फिर एक बार पुनः देखते हैं। क्लियर? प्रत्येक एंजाइम की क्रियाशीलता एक विशिष्ट तापमान पर सबसे अधिक होती है। अर्थात प्रत्येक एंजाइम की जो क्रियाशीलता होती है वो क्या है? एक विशेष टेम्परेचर पर निर्भर होती है। एक विशेष टेम्परेचर जो सबसे अधिक क्रियाशील होती है उसी के ऊपर डिपेंड होता है। क्लियर? राइट्स? समझ में आ गया? आगे देखते हैं। इसे उपयुक्त तापमान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उपयुक्त तापमान। अर्थात ये इंपॉर्टेंट तापमान होते हैं, इंपॉर्टेंट टेम्परेचर होते हैं। किसके लिए? एंजाइम के फलस्वरूप के लिए। जो पहला हेडिंग हम लोग पढ़े थे टेम्परेचर अर्थात तापमान, उसके लिए सबसे मोस्ट होता है क्या? उपयुक्त तापमान। अर्थात ये जो टेम्परेचर है मोस्ट होना चाहिए। क्लियर? आगे, इससे अधिक या कम तापमान पर एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है। कह रहा है कि इससे अधिक या कम ताप पर, अर्थात अधिक भी होगी और कम भी होगी, मिनिमम भी होगी, इस तापमान पर इसकी एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अर्थात टेम्परेचर अगर लो है तो एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होगी? लो रहेगी। और टेम्परेचर अगर हाई रहेगा तो एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होगी? ये भी हाई हो जाएगी। राइट्स? आगे देखते हैं। अत्यधिक कम तापमान पर एंजाइम की निष्क्रिय हो जाते हैं। अर्थात अधिक टेम्परेचर हो, अर्थात एंजाइम के लिए टेम्परेचर या तापमान अगर ज्यादा होगा, अधिक से भी ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएंगे? तापमान पर एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है। क्लियर? अर्थात ये अधिक कम हो जाते हैं। राइट्स? अर्थात 45 डिग्री सेल्सियस पर, 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अर्थात एंजाइम के लिए 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक अगर टेम्परेचर अगर मिल गया तो एंजाइम क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और दूसरा इसका कारक क्या है एंजाइम का? वो है पीएच मान। अर्थात पीएच वैल्यू क्या है, पीएच मान क्या है, आइए इसको देखते हैं। प्रत्येक एंजाइम का एक विशिष्ट पीएच मान अधिकतम सक्रिय होता है। प्रत्येक एंजाइम का एक विशिष्ट, क्लियर, विशिष्ट, अति विशिष्ट, क्लियर, ऐसे ही होता है। तो प्रत्येक एंजाइम का एक विशिष्ट पीएच मान क्या होता है? पर अधिकतम सक्रिय होता है। किंतु पीएच मान के आधार पर कुछ एंजाइम अम्लीय, कुछ एंजाइम क्षारीय तथा कुछ एंजाइम उदासीन माध्यम से क्रियाशील हो जाते हैं। राइट? अर्थात पीएच मान जो इसका होता है, कुछ एंजाइम क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, कुछ एंजाइम क्षारीय होते हैं, कुछ एंजाइम उदासीन होते हैं। इसी के माध्यम से ये क्रियाशीलता इनकी क्या हो जाती है? अधिक होती है। अर्थात टेम्परेचर के हिसाब से पीएच मान भी सबसे वैल्यू होती है एंजाइम्स के लिए। क्लियर? तो ये पता हो गया एंजाइम के जो कारक होते हैं दो होते हैं। फर्स्ट होते हैं क्या? फर्स्ट क्या है? टेम्परेचर या तापमान। दूसरा क्या है? पीएच वैल्यू या पीएच मान। ठीक है? उसके बाद से देखिए एक छोटा सा हेडिंग है
क्रियाधार सांद्रता क्या है? क्या है? क्रियाधार सांद्रता क्या है? ये बॉटनी के लिए सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट वीडियो। ठीक है, क्रियाधार सांद्रता बढ़ने के साथ साथ एंजाइमी क्रिया की दर बढ़ती जाती है, लेकिन या किंतु एंजाइम के दर अधिकतम होने पर पश्चात क्रियाधार की सांद्रता बढ़ने पर भी क्रिया दर में वृद्धि होती रहती है। अर्थात क्रिया दर की सांद्रता जो होती है वो अगर लो है तो लो रहेगी और हाई है तो हाई रहेगी। इस अधिकतम तापमान में जो इसकी एंजाइमी होती है वो क्रिया दर क्या होती है? बढ़ती जाती रहती है। अर्थात किंतु एंजाइम में जो इसकी होती है दर प्रति दर ये क्या होते हैं? अधिक होते हैं, किंतु पश्चात इसके क्रिया दर की सांद्रता क्या होता है? बढ़ने पर क्रिया दर की भी वृद्धि होती है। अर्थात अगर वृद्धि ना हुए तो लो में जाएंगे और हाई हो गए तो वृद्धि इसकी बढ़ती जाती है। चलिए आगे देखते हैं, हेडिंग होगा क्रियाधार की एंजाइम के प्रति लगाव। अर्थात क्रियाधार पर जो एंजाइम के प्रति लगाव है ये क्या है? अर्थात बॉटनी के लिए क्रियाधार की जो एंजाइम है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका लगाव किस कैसे है, इसी के बारे में समझेंगे। आइए देखते हैं। क्रियाधार के एंजाइम के प्रति लगाव की दर जितनी अधिक होगी उत्प्रेरकी की क्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। अर्थात कह रहा है क्रियाधार एंजाइम की जो हाई लेवल होगा, जो टेम्परेचर अगर हाई है तो वो भी क्या होगा? हाई बढ़ेगा, अगर लो है तो लो रहेगा। अर्थात पीएच मान की सांद्रता के अनुसार ये भी क्या होगी? इसकी क्रिया दर के एंजाइम के प्रति लगाव दर उतनी ही अधिक बढ़ेगी जितना कि उत्प्रेरकी की क्रिया दर भी उतनी ही अधिक होगी। राइट्स। आगे है साइटोक्रोम क्या है, या साइटोक्रोम से आप क्या समझते हैं? क्लियर। या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आता है कि साइटोक्रोम क्या है या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र किसे कहते हैं। क्लियर। या साइटोक्रोम पर एक क्या कीजिए? टिप्पणी लिखिए। साइटोक्रोम पे क्या कीजिए? एक टिप्पणी लिखिए। यह भी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। या ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र किसे कहते हैं, इसमें भी टिप्पणी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र एक श्रृंखला बंध में होता है। किसमें होता है दोस्त? एक श्रृंखला बंध में होता है जिससे कई साइटोक्रोम एंजाइम्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित होते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त करके एक्सक्रित हो जाते हैं। अब देखिए इसमें यह कह रहा है कि साइटोक्रोम पर टिप्पणी भी आप लिख सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र किसे कहते हैं, या इसमें भी टिप्पणी, दोनों में से एक कोई लिखना है। क्लियर। राइट्स। क्वेश्चन दो ऐसे आ सकते हैं कि साइटोक्रोम क्या है, या साइटोक्रोम पर टिप्पणी लिखिए, या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र किसे कहते हैं। अथवा में आएगा साइटोक्रोम पर टिप्पणी लिखिए अथवा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र किसे कहते हैं। राइट्स। या ये हो सकता है कि साइटोक्रोम किसे कहते हैं, तो ये आ सकता है अथवा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पर टिप्पणी लिखिए। राइट्स। चलिए इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र एक श्रृंखलाबद्ध होता है जिससे कई साइटोक्रोम्स एंजाइम होते हैं। किसमें? उस श्रृंखलाबंध में बहुत ज्यादा से ज्यादा साइटोक्रोम एंजाइम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित, अब जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो क्या हो जाते हैं? वो अपचयित हो जाते हैं, और अपचयित होने के पश्चात इलेक्ट्रॉन जब मुक्त करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब मुक्त करते हैं तो क्या हो जाते हैं? वो ऑक्सीकृत में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो अपचयित हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब मुक्त कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ये होगा हमारा साइटोक्रोम पर टिप्पणी या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी, दोनों में से एक कोई लिखना है। ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र एक श्रृंखला युक्त में होता है जिससे कई साइटोक्रोम्स एंजाइम होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाते हैं। क्लियर। राइट्स। अपचयित हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। एक छोटा सा इसमें उदाहरण भी है, एग्जाम्पल Fe। क्लियर। Fe प्लस 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 3 प्लस है, इंडिकेट किया है, उसके बाद से प्लस इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। फिर आ गया है क्या? यहाँ पे देखिए 3 प्लस है ना, 3 प्लस है, और उसके बाद से इंडिकेट किया है, उसके बाद से देखिएगा, ये फिगर पे देखते हैं हम लोग। हाँ यहाँ पे देखिए फिगर पे, ठीक है ना, देखिएगा इसको, एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। Fe प्लस 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 3 प्लस है ना, उसके बाद से इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा है, तो देखिए Fe के बाद से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? मुक्त किया है। तो कितने इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये रेड्यूस्ड हो गया। उसके बाद से देखिए फिर Fe, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
प्लस प्लस, 2 प्लस, उसके बाद से देखिए जब इंडिकेट करने के पश्चात माइनस इलेक्ट्रॉन, फिर माइनस, यहाँ पे देखिए अब माइनस माइनस प्लस हो गए, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, यहाँ पे जुड़ गया। क्लियर, जुड़ने के पश्चात Fe प्लस प्लस प्लस, अर्थात यहाँ 3 प्लस हो गए। यहाँ पे देखिए 3 प्लस इलेक्ट्रॉन जो Fe थे, इलेक्ट्रॉन वहां पे था वो कितना था, 3 प्लस था। क्लियर, कितने प्लस थे, 3 प्लस थे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब मुक्त हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्लियर, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये क्या होगा, रेड्यूस हो गए। उसके बाद से देखिए जब 2 इलेक्ट्रॉन है और माइनस प्लस हो गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। क्लियर, जब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी तो यहाँ से 2 से इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइड्स हो गया। राइट्स, आगे देखते हैं। साइटोक्रोम बी, अर्थात साइटोक्रोम बी उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपचयित हो जाते हैं। कह रहा है कि साइटोक्रोम बी जो होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करते हैं तो अपचयित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हाइड्रोजन आयन से होता रहता है। इलेक्ट्रॉन का जो गमन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है वो हाइड्रोजन आयन से होता है। किससे होता है दोस्त, हाइड्रोजन आयन से होता है इनकी। चलिए इस फिगर को ध्यान से देखेंगे, ये भी मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल के बाद से है कि साइटोक्रोम बी उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपचयित हो जाते हैं, किंतु यह इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हाइड्रोजन आयंस से होता है जो श्वसन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, श्वसन। राइट्स, अर्थात बॉटनी में भी श्वसन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलिए तो इसमें जो श्वसन के अंतर्गत NAD, क्लियर, NAD या NADP के द्वारा लाए गए थे, बाद में FAD को दे दिए गए। अर्थात NAD से NADP के द्वारा जब लाए गए थे उस समय वे क्या किए, FAD को दे दिए। क्लियर, अर्थात NAD ने NADP के द्वारा लाए गए थे, अर्थात उसके बाद ये क्या किए, FAD को दे दिए और इसके पश्चात स्वतंत्र कर दिए गए। ठीक है, जब इन्होंने इनको दिया और ये क्या हो गए, जब लाए इनके द्वारा ये लाए गए ना, NADP के द्वारा लाए गए थे ना, तो उस द्वारा लाए गए बाद में क्या हुआ, FAD को ये दे दिए। पुनः इन्होंने क्या किया, इनको दे दिया यहाँ पे। राइट्स, देने के पश्चात इसके ये स्वतंत्र हो गए। जब ये स्वतंत्र हो गए तो क्या हुआ, साइटो बी पर इलेक्ट्रॉन को एंजाइम्स क्लियर क्यू पहुंचाता है। अर्थात साइटो बी पर इलेक्ट्रॉन को जब एंजाइम क्यू पहुंचाता है, उस परिस्थिति में साइटो बी से इलेक्ट्रॉन क्रमशः साइटो C1, राइट्स, साइटो C1, साइटो C, ठीक है, साइटो C1, साइटो C और साइटो A3। आइए यहाँ पे हम फिगर से देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग थे ना, साइटो C1, साइटो C और साइटो A तथा साइटो A3 पर स्थानांतरित होकर ऊर्जा मुक्त होकर ATP में संचित हो जाता है। अब देखिए ये साइटो C1, साइटो C, साइटो A तथा साइटो A3 पर जब ये क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उस समय ऊर्जा मुक्त होकर ये किसमें अपचयित हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, ATP में संचित हो जाते हैं। अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में ये संचित हो जाते हैं। उसके बाद श्रृंखला के अंत में 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, श्रृंखला के अंत में 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर उसे सक्रिय कर देते हैं। क्लियर, जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में ये क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। उसके बाद श्रृंखला के अंत में 2 इलेक्ट्रॉन किससे करते हैं, ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर, अर्थात ऑक्सीजन के परमाणु से मिलेंगे ना। क्लियर, ऑक्सीजन के परमाणु से जब मिलते हैं, मिलने के पश्चात क्या हो जाते हैं, सक्रिय कर देते हैं। किसको सक्रिय करते हैं, ATP में जब संचित हो जाते हैं तो ये सक्रिय हो जाते हैं। उसके बाद से ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलकर जल बनाते हैं। क्लियर, ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन आयन से मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। अर्थात ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O। क्लियर, और हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं, H। क्लियर, तो हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्त, जल का निर्माण होता है। आइए जल का निर्माण भी करते हैं हम लोग, देखते हैं फिर। चलिए, जैसे हमने समझा ऑक्सीजन, क्लियर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयंस, क्लियर,
H2 प्लस O2 जब मिले तो क्या बना, जल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ दोस्त, जल का निर्माण हुआ। अब देखिए हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 0 मानते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे हम ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ 2 से करेंगे ना मल्टीप्लाई। क्लियर। तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गए। अब देखिए ऑक्सीजन पुनः यहाँ 2 हो गया ना। क्लियर। अब जहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन क्लियर, हाइड्रोजन की संख्या तो बढ़ गया, तो फिर पुनः यहाँ हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाना होगा ना। 2 दूना 4 अर्थात 2H2 प्लस O2 इंडिकेट 2H2O। किसका निर्माण हुआ, ये जल का निर्माण हो गया। ठीक है दोस्त। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। थैंक्स।